यह कहानी शुरू होती है एक सर्द, चुपचाप रात में टंगटन शेल्टर नाम के एक पुराने जर्जर भवन के बाहर। हवा में एक अजीब सी थकान घुली हुई है। दो परछाइयां लबादों में लिपटी हुई कांपते कदमों से विशाल फाटक के सामने पहुंचती हैं। एक बूढ़ी उंगली धीरे से दरवाजे पर दस्तक देती है। कुछ ही पल में दरवाजा खुलता है। आंखें मलता हुआ, झुंझलाया हुआ शेल्टर का मालिक बाहर आता है। वह ठिठक जाता है जब सामने एक कमजोर सी वृद्धा और एक सहमा हुआ बच्चा दिखाई देते हैं। यहाँ जगह नहीं है, वह बेरहमी से कहता है, जैसे दया उसके शब्दकोश में हो ही नहीं। बुजुर्ग महिला हेलेन कांपती आवाज में कहती है, कृपया हमें कहीं और नहीं जाना। वह कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोलती है और एक चांदी का सिक्का आगे बढ़ाती है। वही आखिरी निशानी जो शायद उन्हें एक रात की पनाह दे सके। आदमी सिक्के को देखकर कुछ सोचता है, फिर खींच के साथ ले लेता है। ठीक है, चलो मेरे पीछे, लेकिन आवाज मत करना। अंदर का रास्ता अंधेरा और ठंडा है, जैसे वह जगह सिर्फ शरीर को ठिकाना देती हो, रूह को नहीं। वह उन्हें एक कोने के कमरे में ले जाता है, बिना खिड़की का, फर्श पर धूल जमी हुई। यहाँ रुक जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी। दरवाजा बंद होता है और कमरे में एक भयानक खामोशी छा जाती है। हेलेन थकी हुई सांस छोड़ती है, फिर रोवन को गोद में लेकर बिस्तर पर बैठाती है। उसका चेहरा उतना ही मासूम है जितना टूटा हुआ। बहुत सह लिया तुमने, वह धीरे से कहती है, उसकी सूनी आंखों में अपनी सारी ममता उड़ेलते हुए। रोवन उसकी तरफ देखता है, आंखों में एक डर सा है जो शब्दों में नहीं ढल सकता। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वह पूछता है, जैसे उम्मीदें अभी मरी नहीं हों। हेलेन का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। वह जानती है कि सच्चाई इस नन्हे दिल को तोड़ देगी, तो वह मुस्कुराकर झूठ बोलती है, सबसे कोमल झूठ। अगर तुम सो जाओगे तो सुबह तक वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। रोवन उसकी बात पर यकीन करके सो जाता है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं बचा। हेलेन वहीं बैठी रहती है, उसका सिर सहलाते हुए, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। एक तेज खांसी का दौरा पड़ता है और खून उसके होठों से बहने लगता है। वह दर्द में कांपती है, फिर भी आवाज नहीं करती, कहीं रोवन की नींद न टूट जाए। अंत समीप है, उसे पता है। वह धीमे स्वर में अपनी अंतिम प्रार्थना बुदबुदाती है, हे ईश्वर, बस इतना कर देना, इस मासूम को फिर से हंसते हुए देखना, जो मैं ना दे सकी वो तू दे देना। और फिर सन्नाटा। उसका सिर धीरे से बिस्तर पर झुकता है, सांसें थम जाती हैं। रोवन की नींद टूटती है। उसे लगता है कि हेलेन बस सो गई है। वह उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो हाथ ठंडा है और खून से सना हुआ। हेलेन उठो ना, देखो मैं डर रहा हूं। कोई जवाब नहीं आता। वह हिलाता है, पुकारता है, रोता है, मगर उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हेलेन अब वहां नहीं है। वह अकेला रह गया है, एक छोटा बच्चा जिसने अपनी दुनिया एक ही रात में खो दी। लेकिन उसी रात उसकी असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो उसकी आंसुओं से लिखी जाएगी, और शायद उसकी मुस्कान से पूरी। सुबह का समय था, जब वह गरीब बच्चा उस एकमात्र इंसान की लाश के पास बैठा रो रहा था, जिसे वह अपना परिवार कह सकता था। शरणालय का मालिक और उसकी पत्नी दूर से उसे देख रहे थे, बिना किसी हमदर्दी के। फिर एक मर गया हमारी दहलीज पर, पत्नी ने चिढ़कर कहा। हेलेन जैसे भिखारी तो बस मरने के लिए ही आते हैं यहाँ, पति ने कड़वाहट से कहा। अब इस बच्चे का क्या करें? उसे बाहर नहीं फेंक सकते, लोग सवाल करने लगेंगे। हालांकि वे दोनों बेरहम थे, फिर भी वे टंगटन शरणालय के संचालक थे, एक ऐसा स्थान जिसे सरकार ने आधिकारिक रूप से शरण देने वाली संस्था घोषित किया था। वहां रहने वालों के लिए सरकार से भारी सब्सिडी आती थी, जिससे भोजन और सुविधा दी जा सके। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग थी। वह मालिक उस पैसे को चुपचाप हड़प लेता था और बच्चों को जिम्मेदारी शुल्क के नाम पर शोषित करता था। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने बच्चे रोवन को शरणालय में रहने वाली एक महिला, पॉलिन, के साथ भेजने का फैसला किया। इसके बाल और उसके बाल एक जैसे हैं, पत्नी ने कहा, दिखने में माँ बेटा लगेंगे। पॉलिन आई और मालिक ने आदेश दिया, आज से ये तेरे साथ जाएगा काम पर। याद रख, मैं कोई चैरिटी नहीं चलाता। रोवन चुपचाप खड़ा रहा। वह डरा हुआ था और इस अनजान महिला के साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन पॉलिन ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि तुम किन हालात से गुजरे हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें जीना होगा, चाहे जैसे भी। अगर तुम जीते रहे तो एक दिन जरूर खुशियां मिलेंगी। रोवन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस दिन से उसका नया जीवन शुरू हुआ। पॉलिन शहर में भीख मांगती थी और अब रोवन उसके साथ सड़क किनारे उसकी गोद में बैठकर माँ बेटे की तरह पैसे मांगता। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं था। पॉलिन ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया, उसकी रक्षा की, उसे सहारा दिया और एक बार फिर से उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेला नहीं है। 5 साल बाद
अब रोवन 8 साल का था। वह अकेला गलियों में घूमता, भीख मांगता और शाम होते ही पॉलीन से मिलता। लेकिन एक दिन पॉलीन ने बुझे हुए स्वर में कहा, मुझे जाना होगा। मुझे एक अमीर खानदान में नौकरानी की नौकरी मिल गई है। रोवन को खुशी होनी चाहिए थी, और थी भी, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। आपने जब सब कुछ खो दिया था तब मेरा साथ दिया। धन्यवाद, वह बोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पॉलीन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे रोवन। जब कभी अकेलापन लगे तो अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में झांको, वहां तुम्हारे अपने हमेशा रहेंगे। मैं भी। वह चली गई। रोवन खड़ा रहा, आंखें बंद कर लीं, और तब उसने देखा हवा में चमकते कण, जैसे कोई जादुई रोशनी जो हर ओर फैली हो। ये सब मेरे साथ हैं, वो बोला, हमेशा। 1 साल बाद टंगटन में जीवन जस का तस था। अब वह अकेला भीख मांगता था, लेकिन अब पेशेवर तरीके से। डायरेक्टर नामक आदमी ने उसे जोन 1 सौंपा था, शहर का सबसे अमीर इलाका। रोवन का मासूम चेहरा खूब कमाई दिलाता, इसलिए वह सबकी नज़र में कीमती बन गया। जॉन 1 का पर्यवेक्षक ब्लैक उस पर खास ध्यान देने लगा। एक दिन उसने रोवन से पूछा, तुम मना देखते हो, है ना? मना? रोवन चौंका। मुझे लगा वो आत्माएं हैं, माँ, पापा, पॉलीन। नहीं, वो माना है, जादुई ऊर्जा, ब्लैक ने बताया। ये सब जगह है। रोवन चुपचाप एक सड़क के कोने पर बैठा हुआ था, अपने मन में मना, ऊर्जा के बारे में सोच रहा था। कैसे यह बहती है और कैसे इसे साधा जा सकता है। यह दुर्लभ ऊर्जा एक विशेष प्रशिक्षण विधि से शरीर में खींची जा सकती थी, जिसे माना साधना कहा जाता है। इन्हीं विचारों में खोए हुए एक बुजुर्ग महिला ने उसके कटोरे में कुछ सिक्के डाले। रोवन चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। महिला उसकी बात से प्रभावित हुई और मुस्कुराती हुई चली गई। रोवन फिर से अपनी ध्यान साधना में लौट आया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक अदृश्य दुनिया उसकी आंखों के सामने खुल गई। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों के शरीरों के अंदर मना की धाराएं बह रही थीं। यह उसे अब दिखने लगा था, क्योंकि उसने हाल ही में कड़ी मेहनत से अभ्यास किया था। लेकिन इस मना दुनिया और वास्तविक दुनिया को एक साथ देखने की कोशिश से उसका सिर चकराने लगा। तभी ब्लैक वहां आया, बिना किसी को बताए। उसने देखा कि रोवन का सिक्कों से भरा कटोरा लगभग पूरा भर चुका था। तूने तो आज काफी अच्छा किया है, उसने कहा। रोवन ने विनम्रता से कहा, ये सब इन अच्छे लोगों की वजह से है। ब्लैक ने गंभीरता से जवाब दिया, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। सावधान रहो। अगर कोई अजीब हरकत करे तो तुरंत मुझे बताना, समझे? रोवन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ छुपा रहा था। सच तो यह था कि उसने पहले ही कुछ अजीब देखा था। 2 रहस्यमयी लोग भीड़ में खड़े थे, जिनके शरीरों के भीतर बेहद तेज और घना मना चमक रहा था। जब रोवन ने ध्यान से देखने की कोशिश की, वे पल भर में इमारतों के ऊपर से ऐसे गायब हो गए जैसे बिजली की गति से उड़ गए हों। उसने कोई खतरा महसूस नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी असाधारण थी। अगर वह ब्लैक को बता देता तो सबको पता चल जाता कि वह मना देख सकता है, और उससे नई मुश्किलें पैदा होतीं। इसलिए वह चुप रहा। दोपहर हो गई थी और उसका कटोरा भर चुका था। वह नया कटोरा लेने बेस कैंप लौटने ही वाला था कि उसे टूटी हुई शीशियों में उन्हीं 2 लोगों की झलक रूफटॉप से दिखी। वे फिर से उसका पीछा कर रहे थे। रोवन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की ही थी कि वे लोग हरकत में आ गए। डर के मारे वह दौड़ पड़ा। दूर से ब्लैक ने उसकी घबराई हुई शक्ल देख ली और तुरंत उसकी ओर दौड़ा। रोवन! ब्लैक ने उसे एक झटके में उठा लिया और आश्रय की ओर भागने लगा। सिक्कों का कटोरा मत गिराना, नहीं तो आज खाना नहीं मिलेगा। लेकिन रोवन का ध्यान कहीं और था। वह ब्लैक के शरीर के अंदर मना की गति को देख रहा था। जब वे दौड़ रहे थे, उसने देखा कि कैसे मना हाथों और पैरों में लहर की तरह दौड़ता है और कैसे शक्ति उपयोग करते समय विस्फोट होकर गायब हो जाता है। बेस कैंप पहुंचकर ब्लैक ने रोवन को नीचे उतारा। अपने कमरे में जाओ, उसने कहा। बाकी बच्चों को भी बुलाना होगा, बाहर कुछ गड़बड़ है। रोवन चुपचाप खड़ा रहा। ब्लैक ने माथे पर चुटकी मारी। होश में आ। धन्यवाद बचाने के लिए, रोवन बोला। अब अच्छे से रहना, ब्लैक ने कहा। मैं रहूंगा। अपने कमरे में रोवन बहुत उत्साहित था। उसने जो देखा था उससे यह साबित हो गया था कि मना को शरीर में इकट्ठा कर उसे शक्ति में बदला जा सकता है। उसने गहरी सांस ली, मना को अंदर खींचा, फिर अपनी नसों में उसे चलाया और संकेंद्रित किया, ताकि वह जब चाहे उसका उपयोग कर सके। अब मुझे यकीन है मैं खुद को और ताकतवर बना सकता हूँ। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। वह कमरे से बाहर आया और देखा कि लोग कुछ फुसफुसा रहे थे। बच्चों को अचानक वापस बुला लिया गया था। थोड़ी ही देर में अधीक्षक
सुपरवाइजर अंदर आया और बोला, चुप रहो सब, घबराओ मत, जब जोन की जांच पूरी हो जाएगी तुम सब फिर से काम पर जा सकोगे। फिर वह रोवन की ओर मुड़ा, तू अपना सामान पैक कर ले, अब तुझे यहाँ से दूसरी इमारत में भेजा जाएगा। रोवन ने चुपचाप अपना छोटा सा पोटली उठाया और अधीक्षक के पीछे चल पड़ा। उन्होंने एक बड़ी इमारत के दरवाजे पर जाकर किसी व्यक्ति से मुलाकात की। अधीक्षक ने उसे कुछ दस्तावेज दिए और दोनों आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। रोवन कुछ सुन नहीं सका, लेकिन उसने मना को अपने कानों तक खींचा और अपनी श्रवण क्षमता को बढ़ा लिया। एक भिखारी लड़के को मुख्य भवन में क्यों लाना है? उस आदमी ने पूछा। अधीक्षक बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्टर को वो लड़का पसंद है। डायरेक्टर, वो क्यों? आज डिस्ट्रिक्ट 1 में कुछ हुआ था। डायरेक्टर चाहता है कि ये लड़का सुरक्षित रहे। वो कहता है कि ये खास है। उन्होंने और भी बातें की, संघ, यूनियन और 2 धावकों, रनर्स के बारे में। बट इसके बाद हवा में आवाज बह गई। रोवन शांत खड़ा था, मना की गूंज कानों में। उसने अपनी पोटली को कसकर पकड़ा। जो भी हो, ये तो बस शुरुआत है। रोवन को रीडिंग ग्रुप या डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट्स जैसे शब्द समझ में नहीं आए। वह केवल इतना सोच पाया कि शायद वही 2 रहस्यमय लोग जो दिन में उसका पीछा कर रहे थे इन सब से जुड़े होंगे, लेकिन उससे आगे उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक गेट पर खड़ा व्यक्ति मुड़ा और बोला, मेरे साथ चलो। रोवन चौंक गया, लेकिन सिर हिलाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। वे एक शांत इमारत के गलियारों से होते हुए एक छोटे से ऑफिस तक पहुंचे। दरवाजे पर एक पीतल की पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, प्रबंधक एमी। गेटमैन ने बिना रुके दरवाजा खटखटाया और अंदर चला गया। अंदर एक महिला बैठी थी, तेज नजरें, सख्त मुद्रा। वही थी एमी, इस मुख्य इमारत की प्रबंधक। उन्होंने मुश्किल से नजर उठाई। ये लड़का डॉर्मेट्री विंग से आया है, गेटमैन बोला, और इसे पढ़ना लिखना नहीं आता। एमी ने एक गहरी सांस ली और नाखुश होते हुए बोली, कमाल है, एक और बच्चा मेरी झोली में डाल दिया गया। उसने रोवन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कुर्सी की पीठ पर टेक लगा ली। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं जल्द ही 10 साल का हो जाऊंगा, रोवन बोला। एमी ने कराहते हुए सिर पकड़ा। 10 साल? अब तक तो पढ़ना आ जाना चाहिए था। अब क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी थी। ठीक है, उसने बेमन से कहा, मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी। कल से पढ़ाई शुरू, मुझे टीचर कहोगे। फिर अचानक उसका लहजा बदला। वह रोवन के पास झुककर धीरे से फुसफुसाई, लेकिन जब हम अकेले हों तो तुम मुझे दीदी कह सकते हो। वैसे तुम्हारा चेहरा तो काफी प्यारा है, खासकर एक डॉर्मेट्री विंग के बच्चे के लिए। रोवन चुप रहा, उसकी दिलचस्पी किसी और बात में थी। पढ़ाई क्या होती है? उसने पूछा। एमी उसे हैरानी से देखती रह गई। तुम सच में एक खाली स्लेट हो? वह बड़बड़ाई। पढ़ना मतलब किताबों में जो लिखा है उसे समझना। उसने एक किताब उठाई और समझाने लगी, हम यहाँ रीडिंग सेशन करते हैं। इसमें कुछ बच्चे किताबें पढ़कर दर्शकों को सुनाते हैं। ज्यादातर लेखक और अमीर लोग होते हैं। कभी कभी कोई अमीर व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, लेकिन पहले उसे एकल प्रस्तुति देनी होती है। रोवन चुपचाप सुनता रहा, बिना कोई भाव दिखाए। उसकी इस निश्चिंतता ने एमी को थोड़ा चौंका दिया। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, तुम अलग हो। उसने हल्की मुस्कान दी और रोवन के सिर पर हाथ फेरा। मुझे बच्चे पसंद हैं, डॉर्मेट्री वाले जैसे नहीं। फिर वह उसे एक बड़े से कमरे में ले गई जहां 4 और बच्चे बैठे थे। ये है तुम्हारा नया कमरा, एमी ने घोषणा की। ये है रोवन, ये डॉर्मेट्री विंग से है तो कोशिश करना कि इसे अपनाओ। बच्चे चुप हो गए। आखिरी लाइन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। एमी ने उसे कोने वाला बिस्तर दिखाया। ये तुम्हारा है, अलमारी भी तुम्हारी। किस्मत अच्छी है, इसमें ताला भी है। दरवाजा बंद हुआ और वह चली गई। रोवन अलमारी को हैरानी से देखता रहा, खोलता बंद करता। यह सिर्फ उसकी थी। थोड़ी देर बाद एक लड़का उसके पास आया। सच में तुम डॉर्मेट्री से हो? रोवन ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, लड़का बोला। मैं थियो हूँ, पहली बार मिला हूँ किसी डॉर्मेट्री वाले से। बाकी बच्चे भी पास आ गए। मैं नूह हूँ, एक शांत लड़के ने कहा। ये है हेडन और वो लिली है। ये सब अच्छे थे, दोस्ताना थे। रोवन हैरान था। तुम जरा घायल लग रहे हो, लिली ने चिंता से पूछा। वहां मारते थे क्या? रोवन कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, थियो बोला। यहाँ कोई नहीं मारेगा। हाँ, हेडन ने कहा, यहाँ भीख नहीं मांगनी पड़ती। बस किताबों की देखभाल करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं। यहाँ और भी ग्रुप्स हैं, नूह बोला, लेकिन हमारा ग्रुप लाइब्रेरी संभालता है। तुम्हें पसंद आएगा। पहली बार रोवन को किसी अजनबी कमरे में अपनापन महसूस हुआ। उस रात वह सो नहीं पाया। उसका मन एक शब्द पर अटका था, किताबें। पॉलिन ने एक बार कहा था कि किताबों में पूरी दुनिया का ज्ञान छिपा होता है। तब से वह हमेशा पढ़ना चाहता था। अब उसका सपना सच हो रहा था। सर्दी गई और वसंत आ गया।
रोवन हर पल लाइब्रेरी में बिताने लगा। एमी द्वारा अनुमोदित किताबें पढ़ता, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट 1 की। एक दिन एमी ने पूछा, आज क्या पढ़ा? रोवन ने किताब दी। एमी ने उसका शीर्षक देखा, हैरी ब्राइड एंड द गोल्डन पिग्स डिलीशियस पूपम। उसकी आंख फड़क गई। हे भगवान! कुछ कहे बिना उसने आदेश दिया, अब से डिस्ट्रिक्ट 2 की किताबें पढ़ना, समझे? हाँ टीचर, रोवन बोला। उत्साह से वह नई किताबों की ओर बढ़ा। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द बर्थ ऑफ द ग्राफ्टन किंगडम एंड द यूनियन। यूनियन? ये शब्द उसे पहचाना लगा। शायद वही 2 लोग इसे लेकर बात कर रहे थे। वह पढ़ने लगा। किताब में बताया गया कि ग्राफ्टन 6 प्रांतों में से एक था, जो लंबे युद्ध के बाद एक राज्य में बदल गया। फिर एक राजा ने युद्ध रोकने के लिए यूनियन नामक संगठन बनाया, जो पिछले 200 वर्षों से शांति बनाए रखने का कार्य कर रहा था। रोवन सोच में पड़ गया। अगर यूनियन शांति लाती है, तो ब्लैक उनसे भाग क्यों रहा था? उसे याद आया, उसने उस रात किसी सुपरवाइजर को कहते सुना था कि कुछ हुआ है। वो क्या घटना थी और उसे क्यों छिपाया जा रहा है? जैसे ही वह किताब वापस रख रहा था, उसे फिर से अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी मना आंतरिक ऊर्जा दोबारा सक्रिय हो गई थी, लेकिन इस बार वह चलते हुए भी उसे महसूस कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन कुछ तो बदल रहा था। रोवन ने कुछ हफ्तों पहले ही अपनी मना ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया था, और अब उसमें काफी सुधार हो चुका था। अब वह चलते फिरते भी मना को अपने शरीर में प्रवाहित कर सकता था। पहले जब वह भीख मांगता था, तो दूसरों की मना को देखने के लिए चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन अब उसे बैठे रहने की जरूरत नहीं थी। उसे पढ़ना था, काम करना था, और सब कुछ चलते हुए करना था। लगातार अभ्यास के बाद रोवन अब पढ़ते वक्त या सफाई करते हुए भी मना को प्रवाहित कर सकता था। फिर भी उसका मना एकाग्र नहीं हो रहा था। उसे लगता जैसे उसकी मना इधर उधर बिखर जाती है। यह बात उसे थोड़ी परेशान करती, पर उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि समय के साथ वह एक दिन मना को पूरी तरह नियंत्रित करना सीख जाएगा। एक दिन एमी ने सभी छात्रों को कैंप में बुलाया। उसके साथ एक मेहमान भी थी, एक सुंदर और शालीन महिला। बच्चे फुसफुसा रहे थे कि यह कौन हो सकती है। एमी सोचने लगी कि किसे किसी कार्य पर भेजे। उसने थियो, लिली और नोआ के नाम पुकारे। जब रोवन का नाम लिया तो वह थोड़ी रुकी। उसे याद आया कि रोवन अभी अभी परिकथा की किताब पढ़ने से आया है, इसलिए उसने सोचा फिलहाल उसे भेजना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर उसने यह भी सोचा कि अगर वह बस वहां रहकर माहौल को समझेगा, तो भविष्य में उसके लिए आसान होगा। रोवन ने मन ही मन एमी का आभार व्यक्त किया। एमी ने सभी बच्चों से कहा कि वे जाकर अच्छे कपड़े पहने और स्वागत कक्ष रिसेप्शन हॉल में आएं। लेकिन कुछ बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि रोवन को, जो अभी नया था, इस मौके पर बुलाया गया। जब रोवन तैयार होकर आया तो वह बेहद अच्छा लग रहा था। थियो ने भी उसकी तारीफ की। तू तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्वागत कक्ष में सब बैठ गए। एमी ने मेहमानों को अंदर बुलाया। तभी रोवन की नज़र एक महिला पर पड़ी, वही महिला जिसने उसे एक बार भीख दी थी जब वह सड़क पर था। उनकी नजरें मिलीं। रोवन ने आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते कहा और फिर से धन्यवाद दिया। महिला, जिनका नाम लेडी कैरोलाइन था, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि वह अक्सर उस लड़के के बारे में सोचती थीं जिसे उन्होंने पैसे दिए थे, और आज उसे इस रूप में देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। एमी ने पूछा, आप रोवन को जानती हैं? कैरोलाइन बोली, नाम से नहीं, लेकिन चेहरा कभी नहीं भूली। उस दिन भी इसमें कुछ खास था। एमी को गर्व हुआ। अब यह हमारा बच्चा है, हमने इसे पढ़ना सिखाया है। कैरोलाइन खुश हो गई। तो क्या यह आज कुछ पढ़ सकता है? एमी हिचकिचाई। ये आज बस देखने आया है। लेकिन कैरोलाइन ने आग्रह किया, बस एक अध्याय पढ़वा दीजिए, मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। बाकी महिलाएं भी सहमत हो गईं। अब सबकी नज़रों के बीच रोवन उठा। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ में जादू था। वह हर शब्द को ऐसे बोल रहा था जैसे वह लेखक खुद हो। जब उसने मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा, तो जैसे वह महिलाओं से सच में बोल रहा हो। सबका दिल धड़कने लगा। पढ़ाई खत्म होने पर कैरोलाइन ने तारीफ की। तुम बहुत सुंदर पढ़ते हो। रोवन ने एमी की ओर देखकर कहा, इनकी वजह से ही मैं सीख पाया। कैरोलाइन ने कहा, क्या तुम कल फिर से पढ़ोगे? रोवन ने सिर हिलाया। हाँ। उस रात रोवन लाइब्रेरी में और अभ्यास करने गया। वहां उसने शरीर और गति पर एक किताब देखी, फिर एक और किताब देखी जो थोड़ी बड़ी उम्र के लिए थी। जैसे ही वह उसे उठाने लगा, एक आवाज पीछे से आई, इस किताब में ज्यादा उत्साहित नहीं लग रहे हो। ज्यादातर बच्चे तो। वो ब्लैक था। रोवन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पहले ही उसकी मना को महसूस कर लिया था। ब्लैक ने कहा, मैंने तुम्हारे पढ़ने की बात सुनी, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। फिर वह बोला, पर वो 2 लोग जिन्होंने तुम्हें पीछा किया था,
वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मैं उन्हें संभालने जा रहा हूँ। रोवन ने कहा। तुम जीत जाओगे, मुझे यकीन है। ब्लैक मुस्कुराया। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिर वह बोला, मैं कल तुम्हारे पढ़ने पर नहीं आ पाऊंगा। रोवन को समझ नहीं आया कि ब्लैक को वह किस रूप में देखे, एक खतरनाक व्यक्ति या एक अच्छा इंसान। ब्लैक के जाने के बाद रोवन ने किताब में जो देखा था उस बारे में सोचा। यूनियन और ब्लैक के बीच युद्ध की कल्पना की। वह जानता था कि यह टकराव बहुत घातक होगा। उसने मना को केंद्रित करने की कोशिश की, पर बहुत जोर लगने के कारण उसकी किताब फट गई। क्या बेकार बात है, उसने बुदबुदाया। तभी एमी की ओर से बुलावा आया। वह किताब उठाकर उसके ऑफिस गया। जैसे ही वह पहुंचा, उसने सीधा सवाल पूछा, एमी, इन यूनियन असल में है क्या? अगले दिन एमी रोवन को चौंकाने वाली खबर देती है। वह आज का मुख्य पाठक होगा। वह बताती है कि पिछले दिन जो महिलाएं आई थीं, उन्होंने बार बार अनुरोध किया था कि रोवन को अकेले पढ़ने दिया जाए। उन्होंने एमी को इतना परेशान किया कि आखिरकार एमी को मानना पड़ा। उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा, एमी कहती है, इसलिए आज तुम अकेले पढ़ोगे। क्या तुम तैयार हो? रोवन बिना हिचकिचाहट जवाब देता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एमी थोड़ी देर उसे देखती है और मुस्कुराती है। कितना अच्छा बच्चा है, वह सोचती है। तुम वाकई में खास हो। बाद में एमी सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उस दिन के रीडिंग डोनेशन पठन सत्र सांझ के लिए नामों की घोषणा करती है। वह यह भी बताती है कि उस दिन एक पान विशेष पाठक बारर होगा। सब जानते हैं कि इसका मतलब है कि कोई परिवार गोद लेने में रुचि दिखा रहा है। सबको लगता है कि वो रोवन होगा, लेकिन एमी और थियोज का नाम लेती है। थियो खुद भी चौंक जाता है। उसने भी सोचा था कि यह सम्मान रोवन को मिलेगा। सभी बच्चे हैरान हैं। हालांकि उसे थोड़ी निराशा होती है, फिर भी रोवन थियो को बधाई देता है। इसके बाद रोवन की बारी आती है पढ़ने की। वह मंच पर जाता है और जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, पूरा कमरा शांत हो जाता है। उसकी आवाज, उसका लहजा और हर शब्द का अंदाज सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। पढ़ने के बाद एमी उसे एक और खबर देती है। अब से वह दिन में 2 बार पढ़ेगा, सुबह और रात। रोवन चौंकता है। 2 बार? एमी मुस्कुराकर कहती है, सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। हमारे पास मना करने का विकल्प नहीं है। हालांकि उसे अच्छा लगता है कि लोग उसके पढ़ने को पसंद करते हैं, लेकिन यह मानसिक रूप से बहुत थकाने वाला है। वह एमी से कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता है, ताकि फिर से ऊर्जावान महसूस कर सके। एमी इजाजत देती है, लेकिन चेतावनी देती है, बैकयार्ड मत जाना। लेकिन रोवन वही करता है। वह आराम करने नहीं, बल्कि माँ अपनी मना शक्ति का अभ्यास पालन करने जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। समना शक्ति सही से बहने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। अब वह पहले से बेहतर महसूस करता है। हालांकि मना एकाग्रता अभी भी उसकी कमजोरी है। वह तय करता है कि जल्दबाजी नहीं करेगा। वह नहीं चाहता कि उसे भी दूसरों की तरह मना वीकनेस हो जाए। वह उस दिन को याद करता है जब उस पर हमला हुआ था। ब्लैक उसे उठाकर आश्रय लाया था, यहाँ तक कि यूनियन वाले भी थककर पीछा छोड़ चुके थे। तो मना वीकनेस बहुत सामान्य है। उसे एक समाधान सूझता है। मना स्टोरेज। अगर वह बाहरी मना को अपने अंदर खींच सके और उपयोग कर सके, तो शायद वह मजबूत बन सके। वह एक पत्ती उठाकर उसमें से मना खींचने की कोशिश करता है और उससे सफल हो जाता है। कुछ दिनों बाद अगली विशेष पाठक के रूप में ऑट लिलियन चुनी जाती है। वह रोवन से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। रोवन कुछ नहीं समझता और वह चुपचाप चली जाती है। इस बीच कुछ लड़के आपस में बातें करते हैं। रोवन तो अच्छा है, एक कहता है, पर वे उसे जाने नहीं देंगे। वो सुनहरी अंडे देने वाली हंस है, दूसरा लड़का कहता है। वे उसे हमेशा अपने पास रखेंगे। रोवन इस सब से अनजान है, लेकिन अब वह खुद भी विशेष पाठक बनना चाहता है। उसे पता है कि अगर उसे चुना गया तो वह अच्छे परिवार में जाएगा, बेहतर किताबें पढ़ेगा और शायद मना संचय के रहस्यों तक भी पहुंच पाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं है कि वे उसे जाने देंगे। इसके बावजूद वह अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। कुछ दिनों बाद वह देखता है कि जो पहले कठिन था, अब आसान लगने लगा है। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह बाड़ की ओर देखता है और अनहाउस मास्टर मार्क को गिरते हुए देखता है। वही व्यक्ति जिसने उसे पहली बार आश्रय में जगह दी थी। उसकी मना शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक और आदमी आता है और हाउस मास्टर को उठाता है। क्या हुआ? वह पूछता है। हाउस मास्टर कहता है, वे यूनियन वाले कमीने। रोवन सन्न रह जाता है। वह और कुछ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी उस पर चिल्लाता है, जो देखा वो भूल जा और अंदर जा। वह अंदर जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन उसे कुछ पार गड़बड़ाहट लगती है। तभी एमी आती है और बताती है कि उस दिन की पढ़ाई रद्द कर दी गई है। मेहमानों को वापस भेज दिया गया है। रोवन हैरान रह जाता है।
इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, एमी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तैयार हो जाओ, तुम रात विशेष पाठक पठ हो।